कि आज तक और आंखों देखी एक साथ बनते थे, और उस वक्त जो टीआरपी आती थी, उस वक्त टीआरपी में हम आज तक तो कई बार बीट करते थे, उतनी ऊंचाई पर कि आंखों देखी की पूछती बोलती थी, मैं उसका हेड होता था। उसके बाद मैं एकदम सडनली जमीन पर आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा था कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी है, तो प्रियंका जी ने तुनक कर कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे पिता कभी नहीं हो सकते। मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको सरकार रातों रात नौकरी से निकाल देती है। इंदिरा जी के लिए कुछ एक शब्द भी आप गलत कह दें तो आपको उठाकर पुलिस बंद कर देती थी। आज आप मतलब सरेआम गाली गलौज करते हो, ट्विटर पे लिखते हो, यूट्यूब बनाते हो, फिर कहते हो देश में आपातकाल है। मुझे लगता है ये लाशें दिखाना, ये चिताएं दिखाना, जलती चिताएं दिखाना, ये सब चीजें जो है मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। तो जब सवाल उठाने की आप बात करते हैं ना, तो सबके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। लाशें आप दिखा रहे हैं, लाशें कम से कम मत दिखाइए, क्योंकि लाशें, आप ये सवाल जरूर उठाइए कि इतने लोग हिंदुस्तान में जिनकी डेथ हुई कोरोना के कारण, क्या वो हमारे सिस्टम फेलियर होने की वजह से हुई? अगर हुई है तो सिस्टम पे सवाल उठने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से बात करने का सिलसिला हमारा जो है लगातार अनवरत जारी है, और आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं डीडी न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अशोक श्रीवास्तव जी। वहीं इस चर्चा में समाचार फॉर मीडिया के संपादक पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अशोक जी और पंकज जी, आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इससे पहले कि मैं बाकी सवालों पे बढ़ूं, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, क्योंकि पिछले 18 साल से आप दूरदर्शन में काम कर रहे हैं और एक ही संस्थान में इतने समय तक काम करना ये वाकई में काबिल तारीफ काम है आज के समय में। तो सबसे पहले अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए और पत्रकारिता में कैसे आ गए। देखिए, हालांकि 18 नहीं, आपने 18 का 18 नहीं 19 साल हो गए अब तो बहुत जल्दी जो है 20 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सच बात तो ये अर्ली लाइफ, जैसे अगर मैं लड़कपन की बात करूं, जब इतनी समझ नहीं थी उस वक्त की बात करूं, तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद है कि 10वीं 11वीं के बाद मुझे इस तरह का एहसास हुआ, आभास हुआ कि पत्रकारों में बड़ी ताकत होती है। हालांकि इतनी ताकत होती नहीं, लेकिन उस वक्त जो एक रुतबा होता था पत्रकारों का, उस वक्त जो मतलब जो उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, उसने मुझे प्रेरित किया था। दरअसल हुआ क्या कि मेरे पिताजी जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में जो हैं वो जुड़े हुए थे। तो मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ एक मूवी देखने गया। उस समय कनॉट प्लेस के रिवोली जो वो है सिनेमा हॉल है, वहाँ मूवी देखने गया। वहाँ हाउसफुल था। तो जब हाउसफुल था तो हमने सोचा क्या करें समझ में नहीं आया। तो मैंने ऐसे ही एक धुप्पल में अपने पिताजी का जो विजिटिंग कार्ड था वो मैंने अंदर उसके पास भिजवा दिया, जो वहाँ के मैनेजर थे। उसके बाद तो देखा वो मैनेजर साहब बाहर आ गए एकदम, और उन्होंने बोला अरे आइए आइए। तो मैंने बताया कि वो मेरे फादर ऐसे और टिकट नहीं मिल रही। तो उन्होंने बोला नहीं, हाउस तो फुल है लेकिन मैं कुछ करता हूँ। तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, तो उन्होंने हमें बाकायदा जो बॉक्स है, बॉक्स में बैठा के फिल्म दिखाई। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ यार, मतलब प्रेस का मतलब बड़ा ताकत होती है। तो मेरे जहन में पहली बार आया कि भाई मीडिया में जाया जा सकता है। दूसरी बात ये हुई कि कुछ आपकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। मैं जिंदगी में मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं जिंदगी में बचपन से एक ही काम अच्छा करता था, मैं जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता था। तो मेरी माँ कहती थी इसको और कुछ तो आता नहीं, जूते बड़े पॉलिश अच्छे करता है, बड़ा होके मोची बनेगा, और इसके पास की कुछ है नहीं। तो नंबर भी बहुत अच्छे नहीं आते थे जब पढ़ाई लिखाई करते थे। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए। तो उस वक्त मैं 2 चीजें अच्छी करता था। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था और साथ साथ में एक्टिंग बहुत अच्छी करता था। तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग करता हूँ तो क्या मैं बॉम्बे चला जाऊँ, एक्टर बन जाऊँ। लेकिन उसमें बड़ा स्ट्रगल था। और मेरे परिवार ऐसा था, मेरी 4 बहनें, मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले, मेरे पिताजी के ऊपर उनके गांव में जो परिवार है उनका भी काफी वो था। तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी जो है, मैं अगर बॉम्बे गया, संघर्ष किया, तो मेरे पिताजी जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो उसके बाद ये हुआ कि दूसरा मेरा ख्याल जो आता था कि मैं अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं क्या। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पैर में बहुत बड़ी चोट लगी। और उस चोट लगने के कारण जो है मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रहा। एक बार तो डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद मेरी पैर नहीं बचेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा पैर तो बच गया, लेकिन मैं उस हिसाब से भाग दौड़ करने लायक नहीं बचा। तो उसके बाद मेरे पास फिर अब एक ही ऑप्शन था। मुझे इससे पहले मैं ये बताऊं कि मैंने शुरू में 10वीं जब 11वीं में था तब मैंने एक और प्रयोग ऐसे ही किया था, क्योंकि हम
छोटी सी कॉलोनी हमारी थी, वहां पर मैं कुछ ना कुछ उठा पटक करते रहते थे। हम 5-6 दोस्तों का ग्रुप था। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई हम जब छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो अपना टाइम ऐसे ही जाया करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मैंने कहा क्यों ना हम अपने कॉलोनी का एक अखबार निकालें और उस अखबार में हम कॉलोनी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, एक ऐसी चीजें देंगे और उसमें ये देंगे कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या कर रही है, लोगों की समस्याएं क्या है लाइट को लेकर, ऐसे मन में विचार आया। क्योंकि आइडिया मेरा था, इसलिए मैंने सब दोस्तों से कहा भाई इसका संपादक तो मैं ही बनूंगा। तो उसका तो वो हमने चुपचाप सबसे बच से बचाते हमने एक साइक्लोस्टाइल, उस समय साइक्लोस्टाइल चीज होती है, एक साइक्लोस्टाइल न्यूज़पेपर निकाल दिया जिसका नाम था युवा अभिव्यक्ति। और वो न्यूज़पेपर हमने निकाला और एक दिन सुबह सुबह सबके घरों में अखबार पहुंच गया और पूरी कॉलोनी में बड़ा चर्चा हो गई, क्योंकि हमने लिखा कि एसोसिएशन ये काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, बिजली नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। और उसमें जो पहले पेज पे जो एडिटोरियल था वो मैंने लिखा था। तो जब मेरे पिताजी ने वो एडिटोरियल पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हारे अभिव्यक्त करने की जो शैली है बहुत अच्छी है, तो तुम मीडिया में भी जा सकते हो। तो ये मेरे फादर ने उस वक्त कहा था। तो जब मेरा पैर में भी हो गया, मुझे लगा बॉम्बे नहीं जा सकता, स्ट्रगल नहीं कर सकता, तो फिर मुझे लगा कि मैं मीडिया में जाऊं। और उसके बाद फिर मैंने जब ये तय करा, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं बीएचयू चला जाऊं, बीएचयू में मैं मीडिया की पढ़ाई करूं। लेकिन दुर्भाग्य से वहां भी एक बड़ी, जब मैं बीएचयू में एडमिशन लेने गया तो वहां पर उस वक्त स्ट्राइक हो रखी थी। मैं वहां से वापस आया, वापस आने के बाद मैं उस वक्त मैंने कॉलेज में ही फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी थी। मैं नवभारत टाइम्स, वामा, उस वक्त मैगजीन आती थी, मृणाल पांडे जी उसकी संपादक हुआ करती थी, मैं उसके लिए लिखता था। नवभारत टाइम्स में आर्टिकल लिखता था, जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है उसके ऊपर आर्टिकल लिखता था, इन सब चीजों पर लिखता था। तो क्योंकि मैं ये सब चीजें करता था, तो उसी दौरान जब मैं बीएचयू में जब स्ट्राइक हो गई वापस आया, तो मेरी मुलाकात उस वक्त आलोक तोमर जी से हुई। जनसत्ता के ब्यूरो चीफ होते थे, बहुत बड़े पत्रकार हम। तो आलोक जी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि तुम क्या वहाँ क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला जी मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मैं इसीलिए बीएचयू गया। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है तो उसके लिए तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, प्रैक्टिस करो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें कही, कुछ रिपोर्ट करने के लिए कही, और वो मेरे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरे बहुत बड़े गुरु साबित हुए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उन्होंने 3 या 4 बार अपने घर बुलाया और 3-4 बार एक रिपोर्ट के लिए दौड़ाया, और वो मेरी जो एजुकेशन थी उससे जो मैं सीखा वो बड़ा जबरदस्त था। और उसके बाद जब आलोक जी ने मुझे एक मेरा आर्टिकल, जब मैंने फाइनली, उन्होंने मेरा जो आर्टिकल पसंद किया, उस आर्टिकल को पसंद करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जाओ तुम जर्नलिस्ट बन गए। और उसके बाद मैंने जो लिखा वो धड़ाधड़ अखबारों में छपा, धड़ाधड़ छपा। तो इस तरह से मैं पत्रकारिता में आ गया। फिर मैंने नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, संडे मेल, वामा, इन सब के लिए मैंने काम किया। और उसके बाद फिर 90 के दशक में मैं टेलीविजन में आ गया। तो शुरुआत मेरी जो है इस तरह से हुई। आंखों, ये दूरदर्शन में आने से पहले मैं आंखों देखी से जुड़ा था। इसी पे मेरा सवाल था, इसी पे मेरा सवाल जी। इस पे मेरा सवाल ये था कि अगर आपके कैरियर पे निगाह डालें तो शुरुआती दिनों में जब आप यंग थे तो आपने प्रिंट के साथ शुरुआत की, जैसा आपने कहा अखबारों में लिखते थे, एनबीटी से आप जुड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तो प्रिंट में आपने अपना कैरियर नहीं बढ़ाया, और दूसरा फिर आप टीवी इंडस्ट्री में आ गए। नलिनी मैम का जो शो आता था आंखों देखी, उसके साथ आप जुड़े, और उसके बाद आप डीडी न्यूज में एंट्री। तो नलिनी सिंह से कैसे मिले, आंखों देखी में कैसे एंट्री हुई, कैसा वो एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताइए सर। में आप जब ऐसे सवाल पूछेंगे और जब मेरे जवाब होंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कभी कोई फिल्मी स्टोरी तो नहीं है। मतलब एक्चुअली मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो शायद फिल्मी जैसी हैं। सर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं 6-7 साल का छोटा बच्चा था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में हम सारे फैमिली के लोग नलिनी मैम को देखते थे, आंखों देखते थे। बिल्कुल। और आपको और नीलम मैम को मेरे पापा बहुत देखते थे। अरे वाह। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नलिनी मैम तक आप कैसे पहुंचे। देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी हुई कि मैं उस समय, अरुण शौरी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं। अरुण शौरी जी एक कॉलम, उनका हिंदी में कॉलम आता था, वो छपता था हिंदी अखबारों में। मैं अरुण जी के जो हिंदी अखबार थे, तो मैं अरुण जी के पास अक्सर जाता था, क्योंकि अरुण जी को ये था कि भाई मैं जो हिंदी अखबारों में जो मेरे आर्टिकल छपते हैं वो बिल्कुल कॉपी, वो अनुवाद ना हो जो अंग्रेजी में लिखते हैं, क्योंकि वो दरअसल अनुवाद हो जाते थे। तो अरुण जी ने मुझे कहा कि हम एक प्रयोग करते हैं, तो मेरे पास आ जा। अरुण जी मेरी लेखनी से काफी प्रभावित थे, तो अरुण जी ने मुझे कहा कि
तो मेरे पास आ जाया करो, हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब आप रिकॉर्ड कर लो तो उसके बाद जो आप रिकॉर्ड करके आप उसको एक हिंदी आर्टिकल बना दो, उस तरह से छपेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुण जी के पास जाता था, हम लोग एक विषय पर डिस्कस करते थे, और उसके बाद उस जो कुछ उन्होंने कहा होता उसके आधार पर मैं उनका लेख लिखता था। तो हिंदी में उनके, अरुण जी के इस तरह से आर्टिकल छपते थे। तो अरुण जी को लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो एक दिन जो है अरुण जी ने मुझे ये कहा कि मेरी बहन है, मैं जानता नहीं था उस वक्त, मैं नलिनी जी का फैन था, उनको मैं देखता था बचपन से। उन्होंने मुझे, अरुण जी ने एक दिन मुझे कहा मेरी बहन है नलिनी सिंह। मैंने कहा सर मैं तो जानता हूँ, मैं फैन हूँ उनका। तो अरुण जी ने कहा कि भाई भारत में पहली बार उस समय एग्जिट पोल होने जा रहा था दूरदर्शन पे 5 घंटे लाइव। ये 89 या उसके चुनाव की बात है, तो उस 87, 88, 89 के चुनाव की बात है, मुझे एक साल ठीक से याद नहीं है। तो जिसमें योगेंद्र यादव थे और नलिनी सिंह, योगेंद्र यादव इंट्रोड्यूस हुए थे वहां से, नलिनी सिंह जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था टेलीविजन में एज ए चुनाव विश्लेषक। तो वो उस वक्त जो है, और उसको एंकर किया था जयराम रमेश जी ने और नलिनी जी ने कहीं, तो वो 5 घंटे का लाइव शो था। तो मुझे अरुण जी ने कहा कि भाई वो 5 घंटे का एक लाइव शो मेरी बहन कर रही है, तो वो चाहती है कि उनको हिंदी जो है थोड़ी उनकी और अच्छी बेहतर हिंदी हो जाए। तो मैंने कहा सर वो तो बहुत अच्छी हिंदी की, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, इतनी बढ़िया हिंदी की पत्रकार है। उन्होंने बोला है तो सही, लेकिन एक बार तुम मिल लो। मैंने बोला ठीक है। मैं खुशी खुशी गया नलिनी जी के पास। उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा आप तो हिंदी बोलती हो, आपको हिंदी सीखने? बोले नहीं मैं हिंदी बोलती हूँ, सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी हिंदी बोलूं जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, सही समय पर सही मुहावरा क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और बोली कि मैं प्रोग्राम, उस वक्त नलिनी जी का हेलो जिंदगी प्रोग्राम आता था, उन्होंने बोला मैं टेलीविजन पर प्रोग्राम करती हूँ लेकिन रिकॉर्डेड करती हूँ, अब मुझे 5 घंटे पहली बार लाइव करना है और हिंदी मुझे करनी है सारी, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी बेहतर हिंदी बोलूँ। तो मैंने बोला, मैं तो बहुत छोटी चीज था उनके सामने, मैंने बोला आप जैसा आदेश देंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम रोज आ जाया करो और मुझे बताया करो कि कौन सी बात हिंदी में कहनी है, इस तरह से हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, यहाँ कौन सा मुहावरा फिट कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने वो करके बोला। मैंने बोला ठीक है। मैं दाद दूंगा, नलिनी जी देश की इतनी बड़ी पत्रकार थी, क्योंकि मैं भी दिन भर बिजी रहता था। हम लोग दोनों ने तय किया कि हम रात को 10 बजे मिलेंगे। मैं फ्री होकर अपने काम से निपट के 10 बजे नलिनी जी के पास जाता था, और उसके बाद 10 बजे से लेकर कई बार 2 बजे, 2:30 बजे तक नलिनी जी मेरे से डिस्कस करती रहती थी, नोट्स बनाती रहती थी कि अच्छा इस बात को ऐसे बोलना, इस बात को ऐसे बोलना, ये सब चीजें कर लेती थी। और उसके बाद वो लाइव शो हो गया। जब ये शो हो गया तो उसके बाद एक दिन नलिनी जी ने मुझे बुलाया, बोली कि आओ। मैं गया उनके पास, तो उन्होंने एक चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा मैम ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तुम्हारा मेहनताना। मैंने बोला मैम मैं तो आपके साथ मुझे सानिध्य मिला, मेरे लिए इतना बहुत है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो तुमको लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ले लिया उस वक्त। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मैंने बोला मैम मैं आपकी टीम, मतलब मैं तो टेलीविजन का आदमी नहीं हूँ। बोली नहीं तुम्हारी हिंदी ऐसी है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम टेलीविजन में बहुत आगे जाओगे। तो मैंने कहा, लेकिन उस वक्त उनका, जैसे मैंने कहा ना सिर्फ हेलो जिंदगी आता था, मैंने कहा लेकिन आपका तो, आपके पास एक वीकली प्रोग्राम है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीकली प्रोग्राम वो भी आप लाइफ स्टाइल पे करती हैं। तब उन्होंने बोला नहीं मेरी एक योजना बन रही है, दूरदर्शन से मुझे जल्दी जो है एक डेली प्रोग्राम मिलने वाला है और मैं चाहती हूँ तुम उसमें ज्वाइन करो। तो मैंने बोला जब मैडम मिल जाए तो मुझे बताइएगा। 2 हफ्ते बाद उनका फोन आया कि अशोक मेरे पास लेटर आ गया, अब आओ तुम तुरंत। मैं गया। मैं जाने के बाद तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे यहाँ पर सब कुछ संभालोगे, ब्यूरो चीफ हो, जो भी तुम पोस्ट समझो वो ले लो, लेकिन ये मेरा प्रोग्राम तुमने संभालना है, करना है। उसके बाद जो है वो आंखों देखी का सिलसिला शुरू हुआ और 3 साल तक हमने उस प्रोग्राम को बुलंदियों पे, शिखर पे पहुंचाया। ये मुझे आज भी गर्व है। तो उसके बाद फिर आपकी डीडी न्यूज में यात्रा शुरू हुई? नहीं, उसके बाद भी नहीं हुई। कैसे? जिंदगी में एक और मोड़ आया। मुझे उस वक्त कुछ बातें ऐसी हो गई नलिनी जी और हमारे दरमियान, जब 3 साल आंखों देखी में करना है। नलिनी जी ने मुझे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि जब तक ये प्रोग्राम ऊंचाई पे नहीं पहुंच जाता तब तक तुम छोड़ोगे नहीं। मैंने बोला बिल्कुल, मैंने उनको वादा किया था। और मैं आपको सही बताऊं, उस वक्त जब मैं आंखों देखी को पूरी तरह से संभालता था, मेरे पास बहुत सारे जो हैं नौकरी के ऑफर आते थे आज तक से नौकरी के, क्योंकि आज तक और आंखों देखी एक साथ बनते थे और एक ही व्यक्ति एक साथ बनते नहीं थे, मतलब एक ही दूरदर्शन का अधिकारी दोनों प्रोग्राम को सेंसर करता था। क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन का एक अधिकारी आता था, हमारा प्रोग्राम देखता था, उसमें बताता था कि आप इसको रखिए, इसको मत रखिए। तो एक ही अधिकारी था
जो देखता था। और उस वक्त जो टीआरपी आती थी, उस वक्त टीआरपी में हम आज तक को कई बार बीट करते थे। मतलब कई बार ऐसा होता था हफ्ते में 4 दिन जो है आंखों देखी टॉप कर रहा है, 3 दिन जो है आज तक टॉप कर रहा है। कई बार ऐसा होता था 2 दिन हम, 5-4 दिन वो। तो मुझे कई बार उन्होंने, जो अधिकारी थे जो डीडी की तरफ से आते थे, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि भाई आज तक में पूछताछ हो रही थी कि ये कौन है आंखों देखी को संभालता है, उसको लेकर आओ, उसको ज्वाइन करवाते। तो मतलब इस तरह के मुझे कई ऑफर आए, लेकिन मैंने नलिनी जी से वादा किया था। तो मैंने कहा नहीं, 3 साल से पहले जब तक इसको शिखर पे नहीं ले जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। लेकिन 3 साल के बाद मुझे लगता था कि अब और आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त क्योंकि आज तक एक चैनल में आ रहा था, बाकी सब चैनल, मैंने नलिनी मैम से कहा, मैंने कहा मैम अब ये प्रोग्राम बहुत हो गया, अब आप चैनल लॉन्च कीजिए और अब चैनल के लिए हम लोग काम करेंगे। उन्होंने बोला हाँ मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन जब वो 30 दिन बाद तक मुझे लगा कि नहीं, चैनल में शायद नहीं शुरू होने जा रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर चैनल नहीं है तो यहाँ लिमिटेशन आ गया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, वो कंपनी ने मुझे ऑफर एक दिन किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारा एक चैनल है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उस कंपनी के जो एमडी थे उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी टीम बनाइए और हम एक चैनल लाएंगे जल्दी। मैंने बोला ठीक है। मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। बहुत बड़े पैमाने पर उनका काम चल रहा था, लेकिन उस कंपनी में जो परिवार के लोग थे उनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया कि वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति कह रहा था कि हम चैनल लाएंगे, एक व्यक्ति ने कहा नहीं लाएंगे, और फाइनली वो चैनल जो है वो नहीं आ पाया। हमने उस वक्त दूरदर्शन के लिए कुछ प्रोग्राम जरूर बनाए, लेकिन वो चैनल नहीं आ पाया। जब वो चैनल नहीं आ पाया, मतलब आप सोचिए कि मैं फिर उसके बाद अर्श से फर्श पर आ गया। जिंदगी में एक बार, मतलब उतनी ऊंचाई पर कि आंखों देखी की तूती बोलती थी, मैं उसका हेड होता था। उसके बाद मैं एकदम सडनली जमीन पर आ गया। तब मैंने फिर वो कंपनी भी छोड़ी और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपना प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने काफी काम कर लिया था, मुझे लगा मैं अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करूंगा। और आनंद जी उस वक्त, मतलब किस्मत होती है, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू तो किया, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा दी, लेकिन वो सारा पैसा डूब गया। मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम किए, लेकिन मेरे जितने बड़े प्रोग्राम थे वो कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पाए। एक बहुत बड़े प्रोग्राम में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मेरी बॉम्बे में कुछ चैनल से बात हुई थी, लेकिन किस्मत कई बार बहुत खराब होती है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल सामने थी, लेकिन सामने आके दरवाजा बंद हो गया। और एक समय में ऐसा आया कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा सकूं। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं, क्योंकि परिवार में घर से पैसे मांगने की 12वीं क्लास के बाद मेरी कभी आदत नहीं रही। मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपनी खर्चा निकाला, तो मैंने घर में कभी पैसे मांग नहीं सकता था। तो मैं कई बार अमरूद खा लेता था खरीद करके। कई बार मेरे जो साथी थे, जो मेरी कंपनी में मेरे साथ थे, कई बार वो घर से खाना लाते थे, उनके साथ शेयर कर लेता था। बहुत खराब हालत आई। लेकिन इस बीच मैंने एक विज्ञापन देखा अखबार में, और उसमें लिखा था कि एक चैनल को, फर्ग्यूसन कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था, उसमें लिखा था कि एक चैनल को एंकर्स की जरूरत है, एंकर्स चाहिए उसको। तो मुझे उस वक्त बहुत सारे चैनल पार्ट टाइम एंकर्स को लेते थे, फुल टाइम की बजाय। तो मुझे लगा अगर ये पार्ट टाइम एंकर का काम हुआ तो मैं अपने प्रोडक्शन हाउस चलाता रहूंगा और साथ साथ मेरा जो खर्चा है वो एंकरिंग से निकलता रहेगा। और मैंने वो एडवर्टीजमेंट देख करके मैंने भर दिया। मुझे फर्ग्यूसन एजेंसी से कॉल आया, मेरा पहला इंटरव्यू फर्ग्यूसन एजेंसी में हुआ। उसके बाद एजेंसी वालों ने कहा कि आपको दूसरा कॉल जो है वो चैनल से आएगा अगर आप सेलेक्ट हो गए। मैंने बोला ठीक है, मैं वापस आ गया। दूसरा कॉल आया, तब मुझे पता चला कि ये जॉब जो है दूरदर्शन की जॉब है। तो दूरदर्शन में तो मैं और खुश हो गया, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन में सारे जो है कैजुअल एंकर आते थे। मैंने कहा चलो खर्चा तो निकलेगा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू हो गया और सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा ये 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे आप लोगों का, क्योंकि अब दूरदर्शन अपना स्वरूप बदलने जा रहा है। हम लोग न्यूज को हम लोग अब न्यूज रीडर से निकल करके न्यूज कास्टर और न्यूज एंकर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो रिपोर्टिंग कर सकें और एंकरिंग कर सकें। तो ये 24 घंटे की। उसके बाद मैंने अपने सब साथियों से बात की। मेरे सब साथी तब तक कहीं, मेरा एक तक में गया, एक IBN7 में अभी है, और इस तरह से सब लोग अलग अलग जगह सेट हो गए थे। और जब मेरे साथी सेट हो गए तो अल्टीमेटली मैंने भी फिर अपना प्रोडक्शन हाउस को वाइंड अप किया, और उसके बाद मैं दूरदर्शन में आ गया, DD न्यूज में आ गया, और वो सिलसिला अब तक जारी। सर वाकई में फिल्मी कहानी है। जी, मतलब आंखों देखी के साथ जुड़ना, उसको टॉप पे पहुंचाना और फिर एकदम सब कुछ खत्म हो जाना, ये वाकई में काफी दिलचस्प है। सर पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कारण मीडिया भी काफी प्रभावित हुआ है। फर्स्ट वेव ने उतना नुकसान नहीं किया देश का जितना सेकंड वेव ने किया है। जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत
ज़्यादा हो गई है। तो तमाम एंकर्स हैं, तमाम एडिटर्स हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। आप भी उस अभियान में हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 18 दिनों से आप जुड़े हुए हैं। आपने एक नमस्ते डॉक्टर नाम का एक प्रोग्राम करते हैं ट्विटर पे, जूम पे लाइव करते हैं, ट्वीट करते हैं उसके बारे में। जो भारतवंशी जो डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, आप उनसे कंसल्ट करवाते हैं मरीजों को। तो कैसे इसका आइडिया आया, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कितने लोगों की अब तक आपने मदद की है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। आनंद जी, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपने अनुभव से, और कुछ चीजें ईश्वरीय, मुझे लगता है ईश्वर आपको कोई रास्ता दिखाता है। क्योंकि मैं डेली 2 प्रोग्राम करता हूँ डीडी न्यूज पर, 9 से 10 मेरा प्राइम टाइम शो आता है। लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, जो हमने पिछले बार जब कोरोना टाइम आया था तब भी हमने किया था। हमारी एक पॉलिसी है कि जब इस तरह का समय हो, इस तरह के हालात हो, उसमें पॉलिटिकल डिबेट और तू मैं नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि देश को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो हमने पिछली बार भी कोरोना काल में अपने प्रोग्राम को मैंने स्थगित कर दिया था, और अब भी यही हुआ कि 2 को हमने स्थगित किया कि जब माहौल ठीक हो जाएगा तब हम राजनीतिक तू मैं कर लेंगे। अभी लोगों को डॉक्टर की सलाह की, लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंचनी ज्यादा है, जरूरी है। तो 2 स्थगित हुआ। तो जब वो स्थगित हुआ तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ, मतलब टाइम मुझे थोड़ा सा मिला, क्योंकि अब 2 जब तक था तब तक तो बिल्कुल टाइम निकालना मुश्किल होता था। लेकिन 2 जब हुआ तो फिर अब मुझे प्राइम टाइम न्यूज पढ़नी होती है, और इतना ज्यादा लोड नहीं था ऑफिस का। इसी बीच मेरे माताजी पिताजी बीमार पड़ गए, दोनों को कोरोना हुआ। और जब दोनों को कोरोना हुआ, और जब मैं उनको, अपने पिताजी को लेकर के, जब पहली बार जब उनकी हालत बहुत खराब हुई, मैं एक नर्सिंग होम में गया। अब मेरे जो कॉलोनी का नर्सिंग होम था, तो वहाँ डॉक्टर ने उनको देखने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि पहले इनकी कोविड रिपोर्ट लाइए, फिर हम देखेंगे। मेरे फादर 91 साल के, 91 ईयर्स के। अब मुझे लगा कि 2 दिन मैं इनकी, पहले क्योंकि रात के 8 बज रहे थे उस वक्त, मुझे लगा कि मैं 2 दिन इनकी रिपोर्ट लाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर देखेगा। तो मुझे बड़ी खौफ थी। लेकिन ईश्वर की वो थी कि मुझे, मेरे संपर्क में कुछ अच्छे डॉक्टर थे। मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे आप दवा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीज कराओ। तो मैंने उनकी सलाह के साथ मैंने अपने पिताजी और माताजी का इलाज, हमने परिवार ने करना शुरू किया। हम लोग एक बार हॉस्पिटल भी गए थे, 4 घंटे हम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराने के लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। लेकिन जब उस वक्त हमने हॉस्पिटल की स्थिति देखी, तो हमारे परिवार में सबके मन में ये ख्याल आया कि अगर माताजी पिताजी हॉस्पिटल में गए तो शायद वापस जिंदा नहीं आएंगे। ये देख करके हमने तय किया कि अगर मेरे माताजी पिताजी को जाना ही है, तो हमने तय किया कि वो अपनों के बीच, परिवार के बीच रहकर जाएं, और वो कम से कम इज्जत से जाएंगे, अपने लोगों के चेहरे देखकर जाएंगे। हम ये सोच के घर ले आए, और हमने डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट करके, और हमें एक बहुत अच्छा एक हेल्थ वर्कर मिल गया जो सुबह शाम आ जाता था, उनको इंजेक्शन लगाता था, उनको जो जरूरत है। और उस समय मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गए, और इस तरह से हमने दोनों को घर में क्योर किया, और आज ईश्वर की कृपा है दोनों खतरे से बाहर हैं। तो जब ये हुआ, तो उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसी ख्याल आया कि यार, ये डॉक्टर से सलाह लेने में भी इतनी दिक्कत आ रही है। तो मेरे एक NRI मित्र हैं जो अमेरिका में हैं बसे हुए, तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे फोन करा, और उन्होंने बोला कि अशोक जी, हम लोगों को यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है हम इंडिया के लिए कुछ करें, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर, आप क्या लोगों को डॉक्टरी सलाह फ्री में दिलवा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत जरूरत है। मैं ट्विटर पे सबकी मदद कर रहा था, जो सबको, लेकिन मुझे लगा ट्विटर से आगे निकल के कुछ करने का वक्त है। तो उन्होंने बोला हाँ, हम लोग कई डॉक्टर्स को जोड़ सकते हैं जो इस तरह से लोगों को सलाह दे। तो फिर मैंने ये हमने फिर एक जूम सेशन हमका, रोज शाम को 5:30 से 6:30 बजे जूम सेशन होता है, जिसमें हम लोग जुड़ते हैं, और हम लोग लोगों को जोड़ते हैं, और रोज उसमें करीब 50 से 60 लोग जुड़ रहे हैं। अमेरिका से डॉक्टर बैठते हैं, उनको सलाह देते हैं, और ये अभियान अब हम गाँव में भी पहुंच गया है। कल सिक्किम की एक महिला जुड़ी थी, और मेरे पास खबर है कि आज जम्मू कश्मीर से और छत्तीसगढ़, झारखंड से, दूर दराज के आदिवासी इलाकों से लोग जो हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है। इसमें हमने कुछ वॉलंटियर्स भी अपने साथ जोड़े हैं, जो गांव में जाएं अपने लैपटॉप और इंटरनेट लेकर के, और जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास जूम नहीं है, जिसके पास फोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, उसको सीधा बैठा के हम अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जोड़ सके। क्योंकि बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जब मैं इसको लोगों को लेकर हेल्प कर रहा था, तो जिन लोगों को वास्तव में हेल्प मिली, जो लोग बहुत ऐसे, मुझे कई युवाओं ने फोन किया, कहा सर आपने तो हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, हमें इतनी बड़ी अच्छी सलाह मिल गई, इतना हम लोग बच गए, मैंने अपने पिताजी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ क्या कुछ मदद कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते
मैं जिनको कभी जानता नहीं, मैं जिनसे कभी मिला नहीं, सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जुड़े, ऐसे 25 लोगों की टीम आज मेरे साथ जुड़ गई है, जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और आज मैं बैठा हूँ जूम सेशन के, जब हमारा वो भी चल रहा है जूम सेशन, इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अब वो 25 लोगों की टीम ने सारी मेरी जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, तो अब मैं इसको सेकंड लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने ये भी तय किया आनंद जी, ये अमेरिका के डॉक्टर्स की जो उनके मन में था, वो लोग हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे, हमने अब ये भी तय किया कि जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम इस सर्विस को चलाएंगे। डेली नहीं चलाएंगे, तब हम वीकली चलाएंगे। और सप्ताह में एक बार हम अमेरिका में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट है अमेरिका में कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट है, अमेरिका में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, हम उनको जोड़ेंगे और गांव-गांव में गरीब आदमी तक फ्री में, बिना किसी पैसे के, निःशुल्क उनको डॉक्टर की सलाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अब इसको उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद रहा जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है हम इसमें जरूर सफल होंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिकॉज इस कठिन समय में हम जितना एक दूसरे की मदद कर सके उतना कम है, क्योंकि स्थिति वाकई में बहुत खराब है और कोरोना गांवों में भी फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगला सवाल मेरा कश्मीर के ऊपर है। मैं आपके कुछ पिछले इंटरव्यू देख रहा था। आप कश्मीर का मुद्दा उठाते ही उठाते हैं। आप कई बार ये भी कहते हैं कि लोग फेक नैरेटिव में फंसते हैं, कश्मीर के अखबार कश्मीर की सच्चाई नहीं बताते। अब तो धारा 370 भी वहां से हट गई है, सकारात्मक खबरें आनी शुरू हो गई। तो चूंकि आपने कश्मीर में रिपोर्टिंग भी की है, कश्मीर को लेकर आप काफी मुखर रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी आपने कश्मीर को बहुत जो है ग्राउंड रिपोर्टें वहां पे की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आज आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं, एक वो जम्मू कश्मीर जब धारा 370 थी, एक वो जम्मू कश्मीर जब धारा 370 हट चुकी है, वो आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां आज राज्यपाल का शासन है, तो अशोक श्रीवास्तव दोनों जम्मू कश्मीरों में क्या फर्क पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो मैं ये पाता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। मैं अभी जब 370 हटने के जब 1 साल पूरा हुआ था, उसके बाद मैं जब गया और मैंने कहा 1 साल बाद 370 हटने के बाद क्या सिचुएशन है कश्मीर की, जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया तो मैं शोपियां जैसे इलाके में गया जहां पर टेररिज्म है, और शोपियां में और कई और डिस्ट्रिक्ट में दूर दराज के इलाकों में गया। वहां मैंने ऐसी स्टोरीज करी जहां पर पहली बार गांव में, किसी पहाड़ पर पहली बार गांव में बिजली पहुंची थी, पहली बार वहां सड़क बन रही थी। गांव के लोग जो हैं वो देख रहे थे, जब वहां पर रोड रोलर चलता था लोग देखने आ जाते थे, क्योंकि पहली बार वहां सड़क बन रही थी, पहली बार सब कुछ हो रहा था। जब मैं गया तो मुझे उस गांव में लोगों ने कहा, सर हम देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ कोई मीडिया का आदमी कैमरा लेकर आया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसी जगह पे मैंने डेवलपमेंट होते देखा जहां कश्मीर में कभी डेवलपमेंट नहीं होता था। और यही बात बता दूं, आज के करीब 15 साल पहले जब मैं एक चुनाव की रिपोर्टिंग करने कश्मीर गया था, तो मुझे ये लगता था कश्मीर, और हम सब जानते हैं कश्मीर में ईश्वर की कितनी कृपा है, वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है कैसे हैं। मैंने कश्मीर में एक गांव देखा था, ऐसा गांव जहां पर नदी जा रही थी और मैंने लोग औरतों को वहां पानी भरते देखा। ये मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वहां पे औरतें पानी भरने जा रही थी। तो मुझे लगा, तो जब मैंने उनको ऐसे ही फॉलो किया तो मैंने देखा, जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा पानी इतना गंदा था नदी का, और वो झेलम नदी का पानी था और वो इतना गंदा था पानी, मुझे लगा ये महिलाएं उसको कपड़े धोने या वैसे ले जाती होंगी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये पानी हम पीने के लिए ले जा रहे हैं। मुझे इतना सदमा लगा, मैंने कहा यार आज कश्मीर में जहाँ पे इतना पानी है वहां महिलाएं इतना गंदा पानी पीने पे मजबूर है। तो एक मैंने वो भी कश्मीर देखा था, और आज मैं देखता हूँ वो कश्मीर जहां पर पहली बार जो है ये सब चीजें हो रही हैं। ऋषिनगरी एक पुल है, ब्रिज है, पिछले 10 साल से बन रहा था, लोग आते थे कि 10 साल से बन रहा है। अब वो ऋषिनगरी पुल जो है बन के तैयार हो गया। और तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे प्रोजेक्ट जो 15-15 साल से अटके हुए थे, वो तेजी से हो रहे हैं चीजें। तो अब ऐसी चीजें हो रही हैं कश्मीर में, डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जो कि पहले क्योंकि इतना बड़ा करप्शन था नेताओं का और कॉकस था इतना बड़ा कि वो लोग सब पैसा जमीन तक नहीं पहुंचने देते थे। तो ये मैंने मेजर फर्क देखा। जाहिर सी बात है दूसरे फर्क जो है हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, लोगों के मन में जो डर है, भारत को लेकर लोगों के मन में जो भाव है, उनको बदलने में समय लगेगा। लेकिन अब ये चीज तो हो गई। और दूसरा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन ये है कि वहां पर कभी आप निकल कर ये मतलब हिंदुस्तान का झंडा लेकर निकलना बड़ा मुश्किल माना जाता था। आज आप देखिए वहां पर
15 अगस्त 26 जनवरी पर कई चौराहे ऐसे होते हैं जहां पर लड़कियां निकलकर वहां पर तिरंगा झंडा फहराती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है कश्मीर बदलेगा और बहुत कुछ बदलेगा। सर, आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि आपातकाल शब्द को बहुत छोटा बना दिया गया है। बहुत ऐसे पत्रकार हैं इस देश में, एक बहुत बड़ा वर्ग है पत्रकारों का, मीडिया का, जो बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है। अघोषित आपातकाल है देश में, अघोषित आपातकाल है देश में। इसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने अघोषित आपातकाल का जिक्र किया। आपने साल 2014 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। उसमें नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी कहा था, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में है, और आपसे कहा गया कि उस हिस्से को हटाइए। उस इंटरव्यू को, जैसा कि आपने कहा, प्रसारित होने नहीं दिया जाने वाला था। आपने काफी कोशिशें करके प्रसारित करवाया। उसके बाद आपने एक किताब लिखी, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड शब्द का आपने इस्तेमाल किया। तो अघोषित आपातकाल, एक पत्रकार का इंटरव्यू रुकवाने की कोशिश करना, और उसके बाद वो पत्रकार जब किताब लिखता है तो कुछ ऐसे क्लोज बना देना कि उसकी किताब पब्लिश ना हो पाए, और बड़ी मुश्किल वो अपनी किताब को पब्लिश करवाता है। तो इन तीनों चीजों को आप कैसे रिलेट करते हैं, और हमारे दर्शकों को उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बताइए। आनंद जी, दरअसल 2014 में जब क्योंकि मैंने डीडी में लंबा समय देखा, और मैं यहाँ एक बात बहुत साफ कह दूं, जो मेरा अपना अनुभव रहा, सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है दूरदर्शन की भूमिका जो है एक लार्जर होनी चाहिए। हमें सरकार नहीं, बल्कि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, तो हमें गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि पब्लिक का ब्रॉडकास्टर होना चाहिए। मतलब जो जनहित से जुड़ी चीजें हैं उसको हम ठीक से करें, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो दूरदर्शन डीडी न्यूज है, मैंने देखा जब मंत्री आते हैं, मंत्री बदलते हैं, मुझे लगता है कि जो मिनिस्टर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने बहुत मंत्रियों को आते जाते देखा, और मैंने देखा कि बहुत सारे मंत्री कांग्रेस रिजीम में भी ऐसे थे जो डीडी न्यूज के उसमें डे टू डे चीजों में इंटरफेयर नहीं करते थे। अंबिका सोनी जी कई समय तक वो आईएनबी मिनिस्टर रही, लेकिन वो इंटरवीन नहीं करती थी, बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती थी कि क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, क्या चीजें हैं। इसी तरह से सुषमा स्वराज जी नहीं इंटरवीन करती थी, जो वो आईएनबी मिनिस्टर थी। तो मुझे लगता है कि मंत्री बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। बाकी सरकारी बाबू जो होते हैं, वो तो मंत्री अगर एक चीज कहे तो वो 10 चीजें कर देते हैं। मंत्री अगर कहें कि भाई आप जो है थोड़ा सा जो है कमर झुका लो, तो वो घुटने टेक दें। अब सरकारी बाबू तो ऐसे होते हैं, तो मंत्री का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने बहुत अच्छे मंत्री भी देखे, बहुत खराब मंत्री भी देखे। जिस वक्त मेरा ये इंटरव्यू हुआ दरअसल 2000 और क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी को डीडी पे दिखाया नहीं जाता था। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा नहीं पता थी, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ न्यूज देने वाला था, रिपोर्टिंग करता था बहुत कुछ, और इससे ज्यादा मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने कुछ चीजें ऐसी गुजरात की करी, या कुछ मैं रिपोर्टिंग करने गया चुनाव में, तो मुझे महसूस हुआ कि जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं। मुझे लगा कि जो चीजें मैं भेजता हूँ वो टेलीकास्ट नहीं होती। तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि, क्योंकि मैं अधिकारी लोग और ऊपर तो बैठता नहीं था, तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं से निर्देश है कि नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाना। तो ऐसी मैंने, जब 2014 का चुनाव था, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें एक दिन खबर आई थी, ये मैं चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ, एक दिन खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे सर्च किए जाने वाले लोग हैं। तो मैंने उस पर ऐसी एक रिपोर्ट बना दी। तो मुझे एक मेरी अधिकारी ने कहा है, मरवाओगे तुम, ये नरेंद्र मोदी का नाम इसमें लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हटाओ इस रिपोर्ट को। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तब मैंने रिकॉल करना शुरू किया कि 10 साल से नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया जा रहा। तो जब 2014 का चुनाव था, तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि सभी लोग नरेंद्र मोदी को, उस वक्त बीजेपी ने जब कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तब सब चैनल से उनके इंटरव्यू के लिए भागदौड़ करनी शुरू करी। तो चुनाव का टाइम था, तो सडनली एक दिन ऐसी मेरी टीम के लोगों ने, मेरे साथ जो काम करने वाले पत्रकार थे, उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं गुजरात में भी बहुत रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहली बार तब मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था जब वो खानपुर में बीजेपी का दफ्तर होता था, और उसके छोटे से दफ्तर में वो 10 बाई 12 का एक छोटा सा कमरा था, शायद उससे भी छोटा। उसमें वो एक मटका रहता था, एक उनका लैप कंप्यूटर जैसा रहता था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो वहीं पर सोते थे, वहीं से अपना वो काम करते। तो मैं उनसे तब से थोड़ा बहुत जानता था उनको। तो मेरी टीम के लोगों ने मुझे बोला कि सर सब लोग जा रहे हैं उनका इंटरव्यू करने,
आपने तो उनको इंटरव्यू पहले भी कर रहा है, आप क्यों नहीं कोशिश करते? तो मैंने कहा भाई अब तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी चीज बन गए हैं, और दूसरी बात यह है कि डीडी में जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, डीडी में कई लोग ट्राई कर रहे हैं और डीजी सर ने उसकी परमिशन दे रखी है कि भाई अगर होता है तो हम दिखाएंगे मोदी जी का इंटरव्यू। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं सीधा हमारे डीजी उनके पास गया, मैंने बोला सर क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए? तो उन्होंने बोला हाँ करो। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कोशिश शुरू करी, मैंने ईमेल भेजी और सब करके, और ये सब चीज़ें खैर होती रही। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद जो है मेरा इंटरव्यू फिक्स हो गया। मुझे टाइम मिल गया इंटरव्यू देने का। उस समय बड़े बड़े पत्रकार लाइन में लगे तो उनको नहीं मिला, मुझे मिल गया, तो मैं बड़ा खुश था। तो मैं उसके बाद अपनी टीम के साथ हम लोग गए इंटरव्यू करने। इंटरव्यू करके मैं उस समय अहमदाबाद में ही था, अहमदाबाद से मैंने वो इंटरव्यू फीड कर दिया। तो उसके बाद मैं दिल्ली के लिए आ गया। तो मुझे लगा इंटरव्यू रात को चल जाएगा, रात को इंटरव्यू नहीं चला। अगले दिन आया तो अगले दिन मुझे कहा कि आप ऑफिस में आ जाओ और उसके बाद बात करेंगे क्या क्या नहीं है। मैं अगले दिन गया और उसके बाद अगले दिन मुझे फिर जो थोड़ी बहुत लोगों की बातें इधर उधर से छन छन के आई जब, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मुझे सेंस तो हुआ कुछ गड़बड़ है। और अल्टीमेटली मुझे उस दिन भी कहा गया कि इंटरव्यू नहीं चलेगा। तो मुझे लगा क्या हो रहा है। तो फिर मुझे अपने कुछ सोर्सेज से पता चला कि उस इंटरव्यू को तैयारी है कि उस इंटरव्यू को नहीं दिखाया जाएगा। तो मुझे फिर झटका लगा। मैंने कहा, एक पत्रकार के तौर पर मुझे झटका लगा। मैंने कहा कि मैंने अपनी एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू किया जो कल को देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, और उसका इंटरव्यू करने के बाद वो इंटरव्यू डीडी पे नहीं जाए, तो डीडी की जो होगी, लेकिन मेरी अपनी पत्रकार के तौर पर क्या रहेगा कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक आदमी का 50 मिनट 1 घंटा ले रहा हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे, और उसके बाद वो इंटरव्यू चल नहीं रहा। तो उसके बाद कई सारी चीजें हुई थी जो मैंने पुस्तक में विस्तार से लिखी है। नरेंद्र मोदी सेंसर्ड पुस्तक उसी पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर है। मैंने सोशल मीडिया पर का कुछ सहारा लिया छुपते छुपाते, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेने के बाद ये चीज लीक कर दी कि डीडी ने इंटरव्यू किया लेकिन वो इंटरव्यू जा नहीं रहा। जब ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए, और डीडी को, हमारे प्रसार भारती के जो सीईओ थे उस वक्त जवाहर सरकार, उनको और सबको लोगों ने घेरना शुरू किया। जब ये घेरना शुरू किया तो उसके बाद फिर सरकार को लगा कि अब सब जगह से गिर गए हैं, तो फिर ये तय हुआ कि उस इंटरव्यू को दिखाया जाएगा। लेकिन उस इंटरव्यू को दिखाने से पहले उसको पूरी तरह से सेंसर किया गया, काटा गया। जो आप कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी को कहा कि बेटी, नरेंद्र मोदी जी ने बेटी नहीं कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा था कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी है, और यहीं से विवाद की इंटरव्यू कट गया और टेलीकास्ट हो गया। इससे ज्यादा इसके बाद भी कुछ नहीं विवाद हुआ था, क्योंकि मेरे पास वहां से फोन आया। उस समय मोदी जी का जो मीडिया का काम देखते थे, उन्होंने बोला यार तुमने तो 50 मिनट का इंटरव्यू लिया था, ये तो मुश्किल से 27 मिनट 25 मिनट चला। मैंने कहा सर मेरे हाथ, तो उन्होंने कहा भी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बोली थी, वो आपने काट दी। मैंने कहा सर मैं तो डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसमें क्या बताऊं। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, वो बात वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे लीक हुई ये मैं भी नहीं जानता। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फ्रंट पेज पे खबर आई कि दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को कहा कि वो मेरी बेटी है, लेकिन दूरदर्शन ने वो हिस्सा काट दिया। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया। अब देखिए क्या खेल होता है। जैसी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात छपी, तमाम मीडिया पत्र जो है, उस समय प्रियंका जी शायद अमेठी में या रायबरेली में थी, तमाम मीडिया वालों ने प्रियंका गांधी के पीछे दौड़ लगा दी कि भाई नरेंद्र मोदी तो आपको बेटी का है। जब उन्होंने बेटी, ये बात हुई तो लोगों ने प्रियंका गांधी से उनका रिएक्शन पूछा, तो प्रियंका जी ने तुनक कर कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे पिता कभी नहीं हो सकते। और दिल्ली में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पी चिदम्बरम ने, रेणुका चौधरी ने कहा कि मतलब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नरेंद्र मोदी किसी का पिता होने के लायक भी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर ये भी खबर आई थी कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका जी को कह दिया कि मेरी बेटी जैसी है, तो मुझे लगता है भारतीय संस्कार ऐसे हैं कि प्रियंका जी को कहना चाहिए था ठीक है, वो अगर समझते तो वो मेरे पिता बराबर हैं, वो भी मैं, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब ये। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से दिखाया कि वो पिता होने के लायक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना होने लगी कि और नरेंद्र मोदी, तब उसके बाद ये हुआ कि भाई वो पूरा इंटरव्यू जो है लोगों ने, फिर ये हुआ कि वो दरअसल मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने, मैंने उनसे सवाल किया था, मोदी जी ने दरअसल ये पोर्शन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो पूरा विपक्ष है वो मैदान छोड़कर भाग गया। उस वक्त आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जी रोज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत अटैक कर रही थी, बहुत अटैकिंग बयानबाजी दे रही थी। तो मैंने जब मोदी जी ने कहा कि भाई पूरा विपक्ष मैदान छोड़कर भाग गया है,
तो मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा लेकिन प्रियंका गांधी जी तो मैदान में डटी हुई हैं और वो लगातार आप पर हमले कर रही हैं। तो मोदी जी ने कहा कि प्रियंका गांधी जो कर रही हैं करें, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि प्रियंका जी जो कर रही हैं वो एक बेटी होने के नाते, क्योंकि सोनिया जी की वो बेटी हैं, तो वो एक बेटी होने के नाते अपना फर्ज निभा रही हैं, वो सोनिया जी के लिए कर रही हैं। वो एक बहन होने के नाते राहुल जी के लिए कर रही हैं। तो प्रियंका, उन्होंने कहा था कि दरअसल प्रियंका एक बेटी का फर्ज निभा रही है, बेटी जिस तरह से अपना काम करती है वो कर रही है, तो उसमें मैं नहीं बोलूंगा उन पर। अब उन्होंने ये नहीं कहा था प्रियंका मेरी बेटी जैसे, उन्होंने कहा प्रियंका बेटी का रोल निभा रही है, मतलब वो सोनिया गांधी जी की बेटी का रोल निभा रही है, तो ये उन्होंने कहा था। तो जब ये पूरा विवाद हुआ तो मोदी जी के पास पूरा एक इसका जो है वो उन्होंने टेप रिकॉर्ड करके रखा हुआ था इंटरव्यू, एक कॉपी वो भी रखते थे, क्योंकि ये मोदी जी ने जब मीडिया उनको टारगेट लगातार करता था, उनके कई बयान, कई इंटरव्यू जो हैं डिस्टॉर्ट किए करके छापे गए, तो मोदी जी ने एक चीज कर दी थी कि वो जो भी इंटरव्यू देते थे उनकी टीम उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर देती थी। तो वो जो हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था वो भी पूरा रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो उसके बाद जब ये सारा विवाद हुआ तो शाम को मोदी जी की टीम ने वो पूरा इंटरव्यू यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका गांधी को कभी भी नहीं कहा कि वो मेरी बेटी जैसी। अब जब वो पूरा इंटरव्यू लोड हो गया तो उसमें कई चीजें जो कटी थी वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, और जैसी वो पब्लिक डोमेन में आई उसके बाद जो है पूरा विवाद हो गया, क्योंकि अहमद पटेल को लेकर जो चीजें कही थी, बाकी जो चीजें कही थी वो सब काट दी गई थी। तो वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में आई तो पूरा मीडिया ने उसको हाथों हाथ उठा लिया, और उस वक्त 10 दिन तक मुझे याद है कि 10 दिन तक पूरे मीडिया में यही खबरें चलती थी, इस पर डिबेट होती थी। मुझे कई बार उन डिबेट में बुलाया गया, लेकिन इसके बाद जब ये पब्लिक डोमेन में इंटरव्यू आ गया तो लोगों को लगा कि मैंने तो कहीं लीक नहीं कर दिया, जबकि सच बात तो ये है कि वो टेप मेरे पास थी नहीं, वो टेप मेरे से लेकर उनको लॉक कर दिया गया था, मैं उन टेप तक पहुंच नहीं सकता था। हाँ, मैंने एक चीज जरूर की, क्योंकि लोग मुझे गाली देने लगे थे कि मैंने इंटरव्यू काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब लोग मुझे गाली दे रहे थे तो मैंने ट्वीट जरूर किया और मैंने बेबाकी से लिखा कि हमने इतनी देर का इंटरव्यू किया था और इतनी देर का दिखाया गया, मुझे लगता है पूरा इंटरव्यू दिखाया जाना चाहिए था। ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। उसको लेकर मुझे बहुत टारगेट भी किया गया, मुझे उस वक्त डीडी न्यूज में एकदम शंट कर दिया गया था, 3 महीने में डीडी न्यूज में शंट रहा, और मुझे अचानक से नाइट ड्यूटी, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी इस तरह से मुझको लगाने लगे थे। तो ये सारी चीजें हुई और अल्टीमेटली बाद में जब चुनाव हुए तो सब चीजें धीरे धीरे ठीक हुई। लेकिन उसके बाद जो आप नरेंद्र मोदी सेंसर, ये सारा एपिसोड तो था, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत करीब से देखी, मैंने बहुत सारे चेहरों के पीछे ऊपर से नकाब हटते देखे, मैंने देखा कि मीडिया किस तरह से करता, मैंने देखा कि कैसे जो है एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू आप रोक रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, काट रहे हो, जो कल को देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, जो आपको चुनौती दे रहा है। तो ये फिर कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो जब मैंने देखा उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने देखा कि 2014 से लेकर 2019 तक जब मैंने देखा कि लगातार एक नैरेटिव चल रहा है देश में, पत्रकार आके कहने लगे देश में अघोषित आपातकाल है, देखो जी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये सारा नैरेटिव जो है ये एक ऐसे उस मीडिया का गढ़ा हुआ है जो शायद नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। क्यों करता है, ये उनकी रीजन, बड़े सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रधानमंत्री से नफरत मत कीजिए, आप उसकी आलोचना कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, नफरत करने लगे और उस नफरत में आप झूठ बोलने लगे। आनंद जी, आप पत्रकार हैं और तमाम मीडिया उठा के देख लीजिए, मुझे भी 30 साल हो गए पत्रकारिता में, मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको सरकार रातों रात नौकरी से निकाल देती है, और सरकारें कोई भी सरकारें हुई इसके पहले, चाहे वो पहले के कितनी सरकारें हो, हर सरकार मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हर सरकार अपने राजनीतिक विरोधी या राजनीतिक जो पत्रकार बहुत बढ़कर काम करते हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ, ये सब चीजें मीडिया का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, हमें पता है। तो मुझे लगा कि यार आप कह रहे हो अभिव्यक्ति की आजादी, जबकि अभिव्यक्ति की आजादी का तो हनन नरेंद्र मोदी जी की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हुआ था, उनको कैसे सेंसर किया गया था। तो फिर मैंने सोचा कि और उसमें क्योंकि विपक्ष एक मेजर भूमिका निभा रहा था, विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहा था कि वो फासिस्ट हैं, वो जो हैं विपक्ष को रोकते हैं, विपक्ष के विचार नहीं आते। तब मैंने सोचा कि ये सारी जो कहानी हुई थी ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि कितने हाईएस्ट लेवल पे किन किन लोगों ने इंटरफेयर करके नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को रोकने की कोशिश की थी और कैसे उनको सेंसर किया गया था। तब मैंने पूरी किताब लिखी
और किताब लिखने के बाद भी बड़ी दिलचस्प कहानी हुई। जब मैं वो 2-4 बड़े प्रकाशकों के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, फ्लेवर एंटी मोदी है, आपकी किताब जो है ना वो ऐसे लगता है कि जिससे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम फ्लेवर ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे मीडिया को टारगेट। तो मुझे लगा प्रकाशन जगत में भी इस तरह की बात हो रही है कि मतलब मैंने कहा भाई ये मेरी कहानी है, जो सच है वो लिखी। बोले नहीं, हमें सच से बात नहीं है, हमें इस वक्त फ्लेवर एंटी मोदी है, तो हम चाहते हैं आपकी किताब एंटी मोदी है। मैंने कहा देखिए, एंटी मोदी नहीं है, प्रो मोदी नहीं है मेरी किताब। मेरी किताब में जो हुआ वो अक्षरशः वर्णन किया गया है, जो सच है वो वर्णन किया गया है। उसके बाद फिर मुझे किसी और प्रकाशक के पास जाना पड़ा, क्योंकि कई बड़े प्रकाशकों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। तो फिर मेरी किताब जो है वो फाइनली छप कर आई और लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी, और वो किताब मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उस किताब से बहुत कुछ सीखा। जी सर, आपने अपने इसके बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि आज जो लोग देख रहे हैं, मतलब देखेंगे इस वीडियो को, तो वो एक्चुअल में इस चीज को जानेंगे कि आपातकाल कोई एक छोटा शब्द नहीं है। बिकॉज हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो हम आलोक मेहता जी से मैंने चर्चा की थी पिछले हफ्ते, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आनंद, जब हम उस समय जो लोग लिखते थे तो बकायदा मिनिस्ट्री के पास जाता था, पीएमओ जाता था कि भाई ये आर्टिकल पब्लिश होगा या नहीं होगा। आज आप आर्टिकल भी लिख रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, उसके बाद आपातकाल जिस शब्द का मजाक बना रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सेंसर्ड ये है या सेंसर्ड वो था, बिल्कुल सही कहा। सर, मेरा अगला सवाल कह रहा हूँ आनंद जी, एक मिनट, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप पैदा नहीं हुए थे, मैं पैदा हुआ था, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, और मैंने आपातकाल कुछ स्मृतियां मेरे मन में ताजा हैं। इसलिए ताजा हैं क्योंकि मेरे पिताजी के नाम मीसा का वारंट था। मेरे पिताजी हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में काम करते थे, लेकिन वो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव थे, और पॉलिटिकली एक्टिव थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, पॉलिटिकल एक्टिव थे। और मेरे पिताजी का नाम मीसा का वारंट था, और उस मीसा के वारंट के कारण मेरे पिताजी घर से फरार थे, क्योंकि उनको पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। और उसी दौरान मेरी जो अपनी सबसे बड़ी बहन थी, मेरी उस बड़ी बहन की जलने से मृत्यु हो गई। हालांकि वो जली बहुत कम थी, लेकिन हॉस्पिटल में, क्योंकि पिताजी उस समय फरार थे, हॉस्पिटल में ये जो हमें थोड़ी सी जानकारी मिली, उनको खून गलत चढ़ा दिया गया था। क्या कारण थे इसके पीछे, राजनीतिक कारण थे क्या थे, मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है आपातकाल के कारण मुझे अपनी बड़ी बहन को खोना पड़ा था। तो मैंने आपातकाल को इतना करीब से देखा है, मेरी वो स्मृति। आज बड़ी आसानी से आप कह देते हो आपातकाल। मैंने तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, और मैं चाहता था, एक पत्रकार की तरह मैं चाहता था कि वो इंटरव्यू प्रसारित हो जाए। उसके बाद मुझे 3 महीने के लिए शंट कर दिया गया। और आज जो लोग एग्जैक्टली जो आलोक जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप यूट्यूब बनाते हैं, आप गाली देते हैं, आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए, आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप भड़वा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या आप नहीं बोल देते, और उसके बाद आप कहते हो कि आपातकाल है। अरे इतने पर तो आपातकाल में आपको उठा करके ना आपके इतने डंडे बजाए जाते कि आपकी आवाज भी निकलती। उस वक्त तो इंदिरा जी के लिए इंदिरा जी के लिए कुछ एक शब्द भी आप गलत कह दें तो आपको उठाकर पुलिस बंद कर देती थी। आज आप मतलब सरेआम गाली गलौज करते हो, ट्विटर पे लिखते हो, यूट्यूब बनाते हो, फिर कहते हो देश में आपातकाल है। इससे बड़ा ढोंग पाखंड क्या हो सकता है? उस पाखंड को लोगों के सामने जानना जरूरी मुझे लगा, और इसलिए भी मैंने एक किताब लिखी। जी सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है मेरा। इस वक्त कोरोना की जो सेकंड वेव है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। इस वक्त मीडिया के 2 हिस्से हैं। एक मीडिया का हिस्सा वो है, जैसा कि आपने बताया कि नमस्ते डॉक्टर करके आप सर्विस कर रहे हैं, कई लोग मैं जानता हूं जो अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और मीडिया का एक वर्ग वो है जो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए लाशों के वीडियो दिखाता है, लाशों के एरियल शॉट्स जो है विदेशी मीडिया को प्रोवाइड करवाता है। विदेशी मीडिया में लेख लिखे जाते हैं कि कैसे हमारी सरकारें नाकाम हैं, कैसे इस देश के लोग नाकाम हैं। तो एक वर्ग वो है जो पूरे तरीके से इस देश को बदनाम करने में लगा हुआ है, और एक वर्ग वो है जो कोशिश कर रहा है कि गांव में जो एक अनपढ़ बेचारा गरीब आदमी है उस तक भी कोरोना की जानकारी पहुंचे ताकि उसकी जान बचे। दोनों का आकलन कैसे करते हैं? आखिरी सवाल। आनंद जी, देखिए, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, इसलिए महत्वपूर्ण विषय मानता हूँ। हम लोग पत्रकार हैं, मैं सिर्फ बार बार लोगों से ये पूछता हूँ, इटली में, अमेरिका में, इन सब जगह, फ्रांस में जब कोरोना से मौतें हो रही थी, तब यहाँ के कितने मीडिया हाउस, कितने पत्रकारों ने यहाँ पर डेड बॉडीज, वहाँ पर डेड बॉडीज दिखाई।
कितने पत्रकारों ने ये दिखाया कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। दूसरी बात, हम याद रखें कि 9/11 जब हुआ था उसके बाद आज तक भी 9/11 में इतने लोगों की मौत हुई थी। 9/11 के बाद किस अमेरिकी मीडिया ने दिखाया था कि जो है लाशें, अमेरिकी लोगों की लाशें कैसे उठाई गई, कितने लोग जो हैं दरअसल मर गए, किसने दिखाया था? किसी ने नहीं दिखाया था। मुझे लगता है ये लाशें दिखाना, ये चिताएं दिखाना, जलती चिताएं दिखाना, ये सब चीजें जो है मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। मैं जब मेरे पिताजी बीमार हुए और जब मैं उनको बचाव में लगा था तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि अपने पिताजी को बोले कि जहां आपके पिताजी रहते हैं, माता जी पिताजी दोनों रहती हैं, या तो वहां टीवी मत चलने दीजिएगा, या टीवी अगर चले तो उस पर न्यूज चैनल मत चलने दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर न्यूज चैनल चला तो ये आधी लड़ाई वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि ये उनके मन में आ जाएगा कि ये मौत हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो आधी लड़ाई वैसे हार जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल तय किया कि मेरे माता जी पिताजी जो है न्यूज चैनल से दूर हो। हमारा काम सरकार, अगर मैं ठीक है मान लीजिए ये चीज है ऐसा कि सरकारें, बहुत सारी सरकारें, मैं मानता हूँ, जब मैं सरकारें कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा केंद्र सरकार, मैं मानता हूँ राज्य सरकारें भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। राज्य सरकारें और हमारा सिस्टम बहुत हद तक फेल हुआ है। लोगों को सही वक्त पर चीजें, चाहे दवाई हो, बाकी चीजें हो, लोगों को वो सही समय पे नहीं मिली, उसमें हमारा सिस्टम फेल हुआ है। लेकिन हम ये भी एक बात याद रखें, सिस्टम में आप और हम लोग भी हैं। जब मैं सिस्टम की फेलियर की बात कहता हूँ, मीडिया ने क्या ये देखने की कभी क्या आपने इस मीडिया में जो लोग चिताओं के सामने बैठ करके वीडियो बनाते हैं, क्या उन्होंने कभी ये तहकीकात करने की कोशिश की कि अचानक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो कहाँ पर विदेशों से आ रहे हैं लेकिन कहाँ गायब हो जा रहे हैं? इसके ऊपर किसी ने खोजी पत्रकारिता की? रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है अचानक से निकल करके कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके ऊपर कभी किसी ने वो करने की कोशिश की? मीडिया का काम तो ये भी है ना कि आप सिर्फ लाशें देखो, ये लाशें दिखाना, जलती चिताएं दिखाना, देश को नीचा दिखाना, ये सब मुझे लगता है कि ये गिद्ध पत्रकारिता, ये गिद्ध पत्रकार जो लाशों पर राजनीति करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सरकार की आलोचना बिल्कुल करें, हर मीडिया का हक है। मैं कह रहा हूं कि अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है उसके लिए आपको सवाल उठाना चाहिए, वेंटिलेटर नहीं है सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सवाल भी वैलिड उठाइए। एक ये भी बात है ना, सवाल भी वैलिड उठाइए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पिछले 1 साल में एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा, ये आरटीआई की रिपोर्ट कहती है, एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा, तो आप क्या हमेशा अगर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर नहीं है, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में गया था अपने माताजी पिताजी को लेकर, वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, और वहां पर डॉक्टर्स ने मुझे जो 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, उसमें एक बड़ा कारण ये था कि वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है अभी, आपको हम ले जाके रखेंगे कहाँ पर। तो मैं अब उसके बाद मैं गाली देने लोगों के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, और मैं कहूँ कि देखिए केंद्र सरकार मोदी निकम्मा है, मैं ये भूल जाऊं कि वो हॉस्पिटल को संचालन करने वाले कौन है, मैं ये भूल जाऊं कि दिल्ली में वेंटिलेटर अगर नहीं खरीद दिए गए, अगर दिल्ली में 400 करोड़ के विज्ञापन दे दिए गए, एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया, तो मैं मोदी पर सवाल उठाता रहा हूं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल पर सवाल नहीं उठाऊं, तो ये कौन सी पत्रकारिता? तो जब सवाल उठाने की आप बात करते हैं ना, तो सबके ऊपर सवाल उठाएं। बिल्कुल, आप अगर आपको कि प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ जो है राज्यों का विषय, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो किन राज्य सरकारों ने अपनी क्या तैयारी की थी, उस पर सवाल उठाए थे। ये वक्त ऐसा है, और जब हम सरकारों से सवाल करने की बात करते हैं तो देखिए डबल स्टैंडर्ड कैसे मीडिया के दिखते हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि सरकारों से सवाल होना चाहिए, वो ममता बनर्जी की सरकार से सवाल नहीं करते। जब वहां पर पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव के बाद हिंसा होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, लोगों को उनके घरों में जाकर मारा जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, अरे वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। अगर सरकारों से सवाल करना है जरा ममता जी से भी पूछ लीजिए ना, और साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी पूछ लीजिए ना कि वेंटिलेटर जब वहां पर गए तो वेंटिलेटर आपने लगवाए क्यों नहीं हॉस्पिटल में। जरा झारखंड के मुख्यमंत्री से भी पूछ लीजिए ना, जहां पर एक हॉस्पिटल के अंदर 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो डंप करके पड़े हुए थे, कचरे की तरह पड़े हुए थे। तो जब सरकारों से सवाल करना है तो सबसे कीजिए ना, ये एजेंडा मत चलाइए सरकारों से सवाल करना है, गोदी मीडिया ये वो, इन सब की आड़ में अपना एजेंडा मत चलाइए। जो राजनीति आपको करनी है खुलकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पत्रकारिता कर रहे हैं तो सब सरकारों से सवाल कीजिए। कम से कम आप जो है खुलकर बात करिए, लेकिन इस तरह से एजेंडा पत्रकारिता मत चलाइए। हो क्या रहा है, जो एजेंडा वाले जो गिद्ध है ना, वो एजेंडा चला रहे हैं।
तो वो दिक्कत है। आप लाशें दिखाकर लोगों को क्यों मारना चाहते हो? आप लाशें, अब आप गिनती करो। फिर से मैं अंतिम अंत में फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आप सरकार से सवाल पूछो, इतने लोग क्यों मरे, क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जब सरकारों से सवाल करने की बात करते हैं तो फिर सरकारों से सवाल कीजिए, सब सरकार से सवाल कीजिए, इसमें ऐसा मत कीजिए सब, जब सरकारों को कटघरे में खड़ा करना है तो सब सरकारों को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन ऐसा डबल स्टैंडर्ड मत होइए मीडिया के नाम पर अपनी जो है दुकान चलाने के लिए। इस तरह की चीज मत कीजिए कि आप मोदी से तो सवाल पूछेंगे लेकिन ममता से सवाल नहीं पूछेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल नहीं पूछेंगे। ये सब चीजें गिद्ध पत्रकारिता है, ये नहीं होना चाहिए। लाशें आप दिखा रहे हैं, लाशें कम से कम मत दिखाइए, क्योंकि लाशें, आप ये सवाल जरूर उठाइए कि इतने लोग हिंदुस्तान में जिनकी डेथ हो गई कोरोना के कारण, क्या वो हमारे सिस्टम फेलियर होने की वजह से हुई? अगर हुई है तो सिस्टम पे सवाल उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए। लेकिन आप कम से कम लाशें दिखाकर जो जिंदा हैं, जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो सकते हैं, कम से कम उनको तो कम से कम परेशान मत कीजिए, उनको तो पीड़ा मत पहुंचाइए, देश को तो बदनाम मत कीजिए कि गली गली में लाशें जल रही हैं, इस तरह से देश को बदनाम मत कीजिए। मैं अंत में फिर एक बात कह दूं कि ये चीज बहुत जरूरी है। मैं अपने अनुभव से और बाकी सब डॉक्टर से सलाह करने के बाद, मैं डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ये कह रहा हूँ कि कोरोना में एक बहुत बड़ा कारण जो है आपकी जो विल पावर होती है, और किसी भी बीमारी में आपकी विल पावर 5 से 10% एक बीमार को ठीक करने में उसकी विल पावर जो होती है, उसकी ठीक होने की जो ताकत होती है, उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो होता है। और अगर आप उस 5 से 10% उसके उस हिस्से को आप उसको भी मार देंगे तो शायद जो है, जो व्यक्ति बच भी सकता है शायद वो भी नहीं बचेगा, हम उसको भी मार देंगे। तो इन सब चीजों से बचा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर कि पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन पत्रकार को सबसे बराबर सवाल पूछना चाहिए, और यही पत्रकारिता का धर्म है। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि जो कोरोना को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीडिया वाले, यानी आप उस तरह की रिपोर्टिंग से नहीं चाहते कि इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं, मैंने कहा कोरोना को लेकर ये आप जलती चिताओं के शॉट्स दिखाना वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई है तो वो उसका एक निजी, कम से कम इतना तो उनको निजता का अधिकार दीजिए ना, कि वो अब वो शमशान में, आप जाके शमशान में कैमरा माइक लगा दे, कम से कम उतनी तो निजता उसकी मत छीनिए। आप ये जो कुछ हो रहा है देश में, या अगर हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा, वो आप बिल्कुल दिखाइए, ताकि सरकारों तक ये बात पहुंचे कि हमने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर नहीं बना रखा, ये बात सरकार तक पहुंचे। आप लोग अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, देखिए, अगर मीडिया ऑक्सीजन पे इतना हल्ला नहीं करता तो शायद मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी सतर्क होके इतना ऑक्सीजन को लेकर चीजें नहीं होती। तो वो सब चीजें होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जलती चिताएं, और विदेशों में इस तरह के आर्टिकल लिखना कि एक कम्युनिटी विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है इस कोरोना काल में, इस तरह की देश को बदनाम करने वाले जो झूठे आर्टिकल, और कई सारी तो फेक चीजें हैं, मतलब मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो है, चाहे कश्मीर हो चाहे कोरोना हो, आप हर मुद्दे पर जो विदेशों में जो आर्टिकल लिखने वाले हमारे यहाँ की जो एक वर्ग है, जो तादाद है, आप उनके अगर आर्टिकल्स के फैक्ट चेक करना शुरू करें, क्योंकि कश्मीर को लेकर मैंने फैक्ट चेक किए हैं और मैंने वो दिखाए भी हैं, मैंने उनको चैलेंज भी किया है बड़े बड़े विदेशी मीडिया हाउसेस को। तो कम से कम फेक चीज दिखाकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो है वो है, पर गढ़िए मत, जो है वो आप दिखाइए, लेकिन गढ़िए मत और मौतें, लाशें मत दिखाइए। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, आपका जैसे मीडिया में इतना बड़ा अनुभव है, आपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लगभग सारे टॉपिक्स होंगे जो आपने कवर किए होंगे, तो इतने समय में आपको कोई लगता है कोई ऐसी घटना या वाकया जो आप ना भूल पाते हैं, या कोई चीज ऐसी कचोटती हो कि यार इस टॉपिक को और उठाते हैं, इस पर और काम होना चाहिए था आपकी नजर में? मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिंदगी में, ऐसा लगता है जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है, जैसे आज लग रहा है मुझे कि हेल्थ को लेकर के शायद मैं हेल्थ बीट का रिपोर्टर नहीं रहा, मैं दुर्भाग्य से जो है, दुर्भाग्य सौभाग्य से क्या कहें मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर ज्यादा रहा। लेकिन मुझे आज भी याद है कि बंगाल में ही मैं गया था, जब ये 90s की बात है, बंगाल के बॉर्डर पर 3 बीघा ट्रांसफर हो रहा था। उस वक्त मैं एक गरीब परिवार के बीच में रात को रहा, क्योंकि वहां पर एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, वो 3 बीघा ट्रांसफर के खिलाफ चल रहा था, बांग्लादेश को 3 बीघा ट्रांसफर करना है उसके खिलाफ चल रहा था। तो मैं एक बहुत गरीब परिवार के बीच में रात को रहा और मैंने देखा उनके एक्सपीरियंस वगैरह देखे। तब मुझे ये लगता था कि, और मुझे याद है उस वक्त
वहां पर उस झोपड़ी नुमा घर था जहां पर मैं रात को रुका, सिर्फ पलंग एक था। उस परिवार ने वो पलंग मुझे दे दिया। उनके पास उनको लगा कि मैं खाऊंगा क्या, तो वो मेरे लिए बाजार से जाकर वो महिला जो है मेरे लिए जो भी उसको बेहतर से बेहतर मिल सकता था वो लेकर आई, उन्होंने बनाया। और जितने वक्त में बैठ के खाना खाता था वो मुझको पंखा जल रही थी, वो उस घर की जो वो थी। तो मुझे लगा कि इन गरीबों की बात जो है, इन गरीब लोगों की चीजें, ये जो देश की मिट्टी से जुड़े लोग हैं, इनकी बातें जो हैं, मुझे लगता है हम मीडिया और इनका जो स्ट्रगल होता है, इनकी जो जिजीविषा होती है, स्ट्रगल होता है, इनकी जो भारत के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, उसे कवर, लेकिन इनकी जो परेशानियां होती है, इनकी जो लाइफ में स्ट्रगल होती है, मुझे लगता है उसको मीडिया को ज्यादा दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी एक पे भी जिंदगी सुधार पाएं तो हम पत्रकारिता में इसलिए आए ना कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएं। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने हर सवाल का जवाब दिया, काफ़ी बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। आपने समाचार को मीडिया के लिए समय निकाला, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।